नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि पल्लव की राजधानी थी। अगर मैं बात करता हूं पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची में स्थित है। देखिए कांची का जो नया नाम है, या कांची को जो है वो कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। ये कांचीपुरम जो है वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में इसको कांची कहा जाता है, लेकिन इसको पहले कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे पल्लव की राजधानी थी। देखिए अगर मैं कांची की बात करता हूँ तो कांची जो है ये तमिलनाडु में वर्तमान में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बना सकता है कि जो पल्लव वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर मैं बात करता हूँ पल्लव वंश की, तो इसकी जो स्थापना है वो सिंह विष्णु किसके द्वारा की गई भैया, याद रखना है सिंह विष्णु के द्वारा जो है वो पल्लव वंश की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन एक बार कमीशन लेवल का पेपर है, अच्छे लेवल का होने वाला है, तो डिटेल स्टडी यहाँ से मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पल्लव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पल्लव शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लता। लता जो है वो पल्लव शब्द का अर्थ होता है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी आया है कि बैकुंठ के जो पेरुमल मंदिर का जो निर्माण है, तो बैकुंठ के जो पेरुमल मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो भी पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि बैकुंठ के जो पेरुमल मंदिर है वो भी पल्लव शासकों ने ही बनवाए थे। और कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए? तो कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ मंदिर है वो भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाए गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये पल्लव डेंसिटी से हमने सारे के सारे क्वेश्चन देखे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से हम देखने वाले हैं। और बहुत जल्दी हमारा टीजीटी कमीशन के लिए जो है वो बैचेज भी बैठने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था। अगर मैं भारत की बात करता हूँ, और भारत में जो पहले मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी वो थे बाबर। बाबर के द्वारा जो है वो भारत में मुगल वंश की जो है वो स्थापना की गई थी। बाबर ने जो है वो पहला जो युद्ध जो ये भारत में लड़ते हैं वो 1526 में। अगर मैं इस युद्ध की बात करता हूँ तो एग्जैक्ट जो ये युद्ध हुआ था, जिसको हम पानीपत का पहला युद्ध बोलते हैं, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक, कौन सा वंश भैया? लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। याद रखना है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये युद्ध जो है, इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और इस युद्ध में जीतने के बाद भारत में बाबर ने मुगल जो सल्तनत है इसकी नींव रखी थी। देखिए बाबर की जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, बहुत बार पूछा गया कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो बाबर की आत्मकथा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नाम है तुजुक ए बाबरी। और ये तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं तुजुक ए बाबरी की बात करता हूँ तो तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला और भी बाबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था कलंदर की उपाधि। तो कलंदर की उपाधि जो बाबर ने धारण की थी वो की थी पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद। तो पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर ने जीता तो उसके बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की। या किस मुगल शासक ने कलंदर की उपाधि धारण की? तो वो था बाबर। उसके बाद जो है पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद बाबर का दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527। देखिए कमीशन का पेपर है, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। और ये जो युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। जिस खानवा के युद्ध में जो है वो राणा सांगा की हार होती है और बाबर की फिर से विजय होती है। और खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर फिर से एक उपाधि लेता है जिस उपाधि का नाम था गाजी। तो कलंदर की उपाधि ली थी पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद, और बाबर ने भैया गाजी की जो उपाधि ली थी वो ली थी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। उसके बाद बाबर फिर से एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है 1 साल बाद फिर चंदेरी का युद्ध। बाबर का जो शासनकाल है वो युद्ध में ही बीता था। अगर मैं चंदेरी के युद्ध की बात करता हूं तो एग्जैक्ट रूप से 29 जनवरी 1528 को ये युद्ध हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर मैं चंदेरी के युद्ध की बात करता हूं तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 29 जनवरी 1528 को हुआ था, याद रखना है। और ये युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। इसके बाद बाबर ने 1529 में एक युद्ध फिर से लड़ा जिस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। एग्जैक्ट जो हुआ था ये 6 मई 1529 को हुआ था। इसमें इसने मुगल बादशाह जो था यहाँ पे, मुगल बादशाह जो ये बाबर था, इसमें इसने अफगानों को हराया था।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो मैंने बाबर से रिलेटेड आपको बताए। देखिए यहाँ पे हम बहुत डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम 2 से 3 मिनट और एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाला है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत काम आने वाली है, चाहे यहाँ पे पॉलिटी रहने वाला है, चाहे यहाँ पे कोई और सीरीज रहने वाली है। और बहुत जल्द हमारी इसी चैनल पे डिटेल स्टडी, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिकल है, एनसीईआरटी लेवल में आपके बीच लाने वाला हूं। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहे। बहुत जल्दी आपके बीच ये वीडियोज आने वाली है, बस आपका साथ चाहिए। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ साथ यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ अब विद डिटेल वीडियोज आपके बीच आ रही है। पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूँगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा, पॉलिटी साथ में शुरू करूँगा, इकोनॉमी भी साथ में हम देखने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को हम इस चैनल के माध्यम से आपके बीच शुरू करने वाले हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो टीजीटी कमीशन के, तो जुड़िए भैया हमारे साथ। ही हमारा नंबर है 7876145409। जी हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक शस्त्र की तरह उपयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक शस्त्र की तरह जो उपयोग किया था वो किस आंदोलन में किया था? तो ये था अहमदाबाद हड़ताल। देखिए जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये 1918 में हुआ था। पहले तो आपको ये भी याद रखना है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक शस्त्र की तरह जो है वो उपयोग किया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह भारत में था वो हुआ था 19 अप्रैल, याद रखना है पूरी डेट, 19 अप्रैल 1917। 19 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी का भारत के अंदर पहला सत्याग्रह हुआ था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया था। और भारत में कहाँ पे चलाया गया था? ये चंपारण जो है वो चंपारण जिला बिहार। तो याद रखना है चंपारण जिले बिहार में जो है वो चंपारण आंदोलन चलता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन ऑप्शन में दिया है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में भी जानना जरूरी है। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1 अगस्त 1920 को होती है। एक एक डेट आपको याद रखनी है, लिख लेना है, कॉपी पेन ले लेना है। और अब जुड़ जाइए क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है टीजीटी कमीशन की। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद चोरा चोरी की घटना हिमाचल में शुरू होती है। चोरा चोरी की घटना जो है, माफ़ी चाहूँगा हिमाचल बीच में आ गया था। चोरा चोरी की जो घटना है वो भी भारत में शुरू होती है। और चोरा चोरी की जो घटना है वो यूपी के गोरखपुर ज़िले में होती है, जहाँ पे जिंदा पुलिस जवानों को जला दिया जाता है। कब ये चोरा चोरी की घटना हुई थी? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई। ठीक 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। भाई बारदोली सत्याग्रह भी ऑप्शन में दिया है, और मैंने पहले ही बोला है हम एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन से बहुत सारे आंसर बना देंगे। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में चला था। अब क्वेश्चन पूछने वाला कल के लिए कमीशन वाला ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में चला, तो आप बोलना भैया गुजरात में। सर गुजरात में चला था बारदोली सत्याग्रह, इतना भी हमें चला, जून 1928 गुजरात में ये बारदोली सत्याग्रह चलता है। बारदोली सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो एक प्रकार का किसान सत्याग्रह था। और ये किसके नेतृत्व में चला था बारदोली सत्याग्रह? तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में चला था। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद देखिए रॉलेट सत्याग्रह के बारे में भी बात करता है। ये 6 अप्रैल 1919 को चलता है। कब चलता है? 6 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट जो था, इसको जो है वो काला कानून जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये भी इसका एक नारा है, ये भी आपको याद रखना है। ये इसके खिलाफ बताया गया था। तो किस कानून को काला कानून कहा जाता है? ब्लैक एक्ट कहा जाता है। तो ब्लैक एक्ट जो है वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जो कि 6 अप्रैल 1919 को चला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
उसके डैश के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को पारित किया। तो भैया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसने पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो किस अधिवेशन में जो है वो बताई थी। तो याद रखना, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है ये होता है 1929 में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की बात की जाती है, पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को बताया जाता है। देखिए, इस अधिवेशन की जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में होता है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में लखनऊ भी दिया है। लखनऊ में जो है वो 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है, और इस अधिवेशन को लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है, ये इसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो अंबिका चरण मंजूदार जी करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में पहले सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। चुनाव से ये जो है जीतते हैं, लेकिन क्या होता है, बाद में ये इस्तीफा दे देते हैं। बहुत सारे रीजन यहाँ पे रहे थे, और राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो क्या बनाया जाता है, नया अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो 1940 में लाहौर पे नहीं होता है, 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, आईएनसी के बारे में इतना ही जानेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बम्बई में, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। याद रखना, बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आईएनसी की स्थापना हुई थी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर वीडियो के शुरुआत में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अगर आप मानते हैं तो जरूर लिखेंगे हर हर महादेव, क्या, ताकि इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कांग्रेस की जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो भी बम्बई में हुआ था, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने, 72 मेंबर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अधिवेशनों की बात करता हूँ तो 1896 में कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है, वो होता है कोलकाता में, जिसमें वंदे मातरम गाया जाता है। इसके बाद 1907 में फिर कोलकाता में होता है, इसमें जो है वो इस 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर रास बिहारी घोष होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 दलों में बढ़ जाती है। 1911 में कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो है वो क्या गाया जाता है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया जाता है, जनगण मनगण, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को फ़ायदा या मज़ा तभी आएगा जब इन क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पेन लेके लिख लेंगे, तो मज़ा आने वाला है। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल से यहाँ पे बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ से बहुत सारे बना सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे एक लिमिटेड क्वेश्चन बना रहे, हर क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन बना रहे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन से 50 से 55 क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शासक को महाराजा धीराज की पदवी से अलंकृत किया गया था। तो महाराजा धीराज की पदवी से जो अलंकृत किया गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम को किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करता हूँ तो ये एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे गुप्त वंश के। चंद्रगुप्त प्रथम ने का जो विवाह है वो लिच्छवी एक राजकुमारी, एक लिच्छवी वंश था, और लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी। तो याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम की जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह होता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ही जो है वो शासन करते हैं गुप्त वंश का, और इनको समुद्रगुप्त के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप और याद रखें कि एक गुप्त संवत की स्थापना भी हुई थी। तो गुप्त संवत की स्थापना किस गुप्त वंश के राजा के द्वारा की गई थी? तो गुप्त संवत की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करता हूँ, ये चंद्रगुप्त के बाद भारत के शासक बनते हैं, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन है वो V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। और समुद्रगुप्त की बात करता हूँ, देखिए, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के तीसरे राजा थे, इनके बाद समुद्रगुप्त आए तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे। समुद्रगुप्त का कमीशन में कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक था, तो 335 से 380 ईस्वी। तो 335 से 380 ईस्वी जो है वो
समुद्रगुप्त का शासनकाल था, इस बात को आपने याद रखना है। गुप्त वंश के राजाओं की बात हो रही है और कुमारगुप्त प्रथम की बात यहाँ पे बहुत लाजमी है होना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमारगुप्त प्रथम की बात करता हूँ तो इनका जो शासनकाल था वो 415 से 455 ईस्वी तक था। और अगर कुमारगुप्त प्रथम की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। भैया कब की गई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन वाला, क्योंकि 427 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 427 ईस्वी में की गई थी। चीनी यात्री हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखना है चीनी यात्री हुएनसांग ने भी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को विजिट किया था। ये भी क्वेश्चन कमीशन में बन सकता है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भैया अब लेवल, अब तैयारी शुरू हो चुकी है, अब वो झंडा गड़ना शुरू हो रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अब तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके बीच रिलीज होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया, तब वहां के शासक कौन थे? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया गया था। यहाँ के शासक उस समय कौन होते थे? तो यहाँ के शासक होते थे उस समय राणा रतन सिंह। भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात होनी चाहिए। पहले तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई और उसके बाद जो खिलजी वंश के दूसरे शासक बनते हैं वो शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को ही खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है, इनका जो शासनकाल आपको पता होना चाहिए। इनका शासनकाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक था? तो इनका शासनकाल 1296 से 1316, याद रखना 1296 से 1316 जो है वो शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर, इनके चाचा और ससुर दोनों ही लगते थे, जलालुद्दीन खिलजी, इनकी हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इनका मूल नाम बहुत बार अलाउद्दीन खिलजी का परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और कमीशन के पेपर में लाजमी मुझे लगता है पूछा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है वो अली गुरशास्प है। कमीशन के पेपर के लिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन मैं इनको नहीं कहूँगा और डिटेल से स्टडी आपको पता होनी चाहिए और मैं डिटेल से हमेशा स्टडी करवाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशास्प था और अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम भी था। अलाउद्दीन खिलजी के जो गुलाम का नाम था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम का नाम था मलिक काफूर। याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मलिक काफूर का। तो मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था और इसको इसने 1000 दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में? 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। इस बात को आपने याद रखना, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर। किसका सेनापति था भाई? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी वही जिनको बचपन में अली गुरशास्प के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन ये भी आया था कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे और अमीर खुसरो को भारत की आवाज़ या भारत का तोता भी कहीं ना कहीं कहा जाता था। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था, देखो पूछा जा सकता है, परीक्षा बहुत अच्छे लेवल की होने वाली है। इस बार महाभारत होने वाली है टीजीटी आर्ट्स कमीशन में और अन्य पेपरों में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2019-20 के बाद कमीशन नहीं आया है तो अब 4 साल बाद आ रहा है, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर ले। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन यमीनुद्दीन था। तो याद रखना अबुल हसन यमीनुद्दीन जो है इनका वास्तविक नाम था और अमीर खुसरो को अमीर की जो उपाधि थी वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। तो अमीर खुसरो को जो अमीर, क्या इनका नाम खुसरो था, अमीर इनको नाम इनके आगे जो लगा है वो इनको उपाधि में मिला है जो इनको दी गई है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद अगर मैं चित्तौड़गढ़ की बात करता हूँ तो चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर जो है वो विजय स्तंभ बनवाया गया है। ये जो राजस्थान में जो विजय स्तंभ बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बनाया गया है ये मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इस विजय स्तंभ की मैं बात करता हूँ तो ये 120 फीट की ऊंचाई का है और 157 यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। देखो भाई यहाँ की ऊंचाई अगर पूछ ली, आप बोलेंगे सर कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, इस बार सर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। तो इस चित्तौड़गढ़ में स्तंभ में जो है ये विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ का है ये 120 फीट ये ऊंचा है और यहाँ पे 157 सीढ़ियाँ भी हैं। और अगर मैं बात करता हूँ विजय स्तंभ जो था ये चित्तौड़गढ़ का, यहाँ पर जो वास्तुकार जो थे इसके, इनका नाम था राव जेता। क्या नाम था भाई? याद रखना है राव जेता। तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसके जो वास्तुकार थे, शिल्पकार थे, इनका नाम राव जेता था।
और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये विष्णु स्तंभ, जो विजय स्तंभ को जो है वो विष्णु स्तंभ या कृति स्तंभ, दोनों बातें याद रखनी है। विष्णु स्तंभ या कृति स्तंभ भी जो है वो कहा जाता है किसको, विजय स्तंभ को, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसके द्वारा इसको बनाया गया, तो मेवाड़ के राजा राणा कुंभा जी के द्वारा बनाया गया। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुलकेशन द्वितीय किसका समकालीन था। पुलकेशन द्वितीय की बात करता हूँ तो ये हर्षवर्धन का समकालीन था। अब आपने कैसे पता लगाया कि समकालीन है, देखिए क्योंकि इन दोनों के बीच, हर्षवर्धन और जो हमारा पुलकेशन द्वितीय है, इन दोनों के बीच नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। और ये जो युद्ध हुआ था वो हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के जो राजा है पुलकेशन द्वितीय, इनके बीच हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में मैं आपको बता चुका हूँ चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ अशोक के बारे में, अशोक जो है वो मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अगर मैं अशोक की बात करता हूँ तो अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। 269 ईसा पूर्व में इनका राज्य अभिषेक होता है। 261 में अशोक की जो है वो कलिंग युद्ध लड़ता है। और 232 ईसा पूर्व में, 232 बीसी में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। और किसकी सहायता से इन्होंने नंद वंश को हराया था, तो अपने गुरु, अपने प्रधानमंत्री इनके चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य वंश को हराया था। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करता हूँ तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये गुप्त वंश के राजा थे। ये बहुत ज़्यादा हमने इनके बारे में डिटेल डिस्कस कर लिया है। आगे अगला जो क्वेश्चन है कि बलबन की सर्वोच्च सिद्धि क्या थी। अगर मैं बलबन की सर्वोच्च सिद्धि की बात करता हूँ, देखो सबसे पहले तो बलबन की जो सर्वोच्च सिद्धि थी वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, भाई शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। बलबन जो है वो शांति एवं सुरक्षा की स्थापना को करना चाहता था। देखिए बलबन का जो शासनकाल था, पहले तो पता होना चाहिए किस वंश का शासक था। तो बलबन जो है वो गुलाम वंश का शासक था, इस बात को आपने याद रखना है। और बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से 1287 ईस्वी था, इस बात को आपने याद रखना है। बलबन ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। तो लाहौर से दिल्ली, लाहौर से जो दिल्ली लाई थी वो बलबन के द्वारा अपनी राजधानी को लाया गया था। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। इस बात को आपने याद रखना है। इनका बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। वास्तविक नाम, सॉरी, इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और अगर बलबन की बात की जाए तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का एक दास हुआ करता था। और इसके द्वारा जो है रक्त एवं लॉ की नीति, आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी है उसको चलाया गया था। रक्त एंड लॉ की नीति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, बलबन ने सिजदा प्रथा को भी शुरू किया था और चालीसा दल को भी इसके द्वारा ही समाप्त किया गया था, जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। तो आज के लिए हमारी वीडियो पार्ट 1 इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे हर हर महादेव। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में हमारा नंबर मैंने मेंशन किया है। बहुत जल्दी आप हमसे जुड़िए और कमीशन के बैच बहुत जल्दी जो शुरू होने वाला है 20 दिसंबर से, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।